हाँ जी, नमस्कार मित्रों। आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कोशिका का लास्ट पोर्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। और आज तक जितनी बार भी रीट हुई है, उस रीट में माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सिलेबस में कोशिका हो और कोशिका में अगर क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चाहे ग्रेड 3 का पेपर हो, ग्रेड 2 का पेपर हो या ग्रेड 1 का पेपर हो, हर बार क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो आज मैं बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। उस टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सबसे पहले बात आती है, इसके इतिहास की चर्चा करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किस व्यक्ति ने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम की थी, उसका नाम था विद्यार्थियों कोलिकर। महोदय का नाम क्या था? कोलिकर। और विद्यार्थियों, कोलिकर ने कीट की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो कोलिकर ने की। और किसमें की? तो ये कीट की रेखित पेशियों में की। इतिहास में पहली बात, इसके खोजकर्ता का नाम कोलिकर, और कोलिकर ने खोज की थी कीट की रेखित पेशियों में, और इसे नाम दिया सार्कोसोम। विद्यार्थियों, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था? नाम दिया था सार्कोसोम। और कोलिकर ऑप्शन में नहीं हो तब आपको करना है अल्टमान। क्या करना है? अल्टमान। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी, कीट की रेखित पेशियों में की थी, और क्या नाम दिया था? सार्कोसोम। अच्छा विद्यार्थियों, जहां पर भी सार्को शब्द लगे, क्या शब्द लगे? सार्को, मतलब बात किसकी होगी? बात होगी पेशी की या मसल्स की। जब पेशियों या मसल्स की बात करें तो उनके नाम के आगे शब्द क्या लगता है? सार्को। जो पेशी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं। और विद्यार्थियों, पेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसको सार्कोमियर कहते हैं। जब पेशियों के कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और पेशियों की अंतःपर्दवी जालिका को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। किसमें की थी? कीट की रेखित पेशियों में की। और नाम क्या दिया? नाम दिया सार्कोसोम नाम दिया। वैसे कुछ व्यक्तियों ने इसे दूसरे नाम भी दिए। एक व्यक्ति थे अल्टमान, और अल्टमान ने इसे विद्यार्थियों बायोप्लास्ट कहा। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। और जो फ्लेमिंग ने फाइला कहा, व्यक्ति थे फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया की जगह शब्द क्या प्रयुक्त किया? फाइला। तो जो कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? सार्कोसोम। अल्टमान ने बायोप्लास्ट और फ्लेमिंग ने फाइला कहा। इसके अलावा बात करूं तो जो सी बेंडा ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। सी बेंडा ने इसका नाम क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस व्यक्ति ने की थी? कोलिकर ने की। और किसमें की थी? तो कीट की रेखित पेशियों में की। और नाम क्या दिया? सार्कोसोम। और सी बेंडा ने क्या शब्द दिया? सी बेंडा ने शब्द दिया माइटोकॉन्ड्रिया। फ्लेमिंग ने फाइला कहा, अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा, और कोलिकर ने क्या कहा? सार्कोसोम कहा। तो ये इसके कुछ इतिहास की बातें हैं। एक बच्चा था, एक बच्चा अपनी मां के साथ में, ये मां है, ये मां का बेटा है, ये दोनों मार्केट में घूमने जाते हैं। और जैसे ही दोनों मार्केट में घूमने जाते हैं, वह मार्केट के अंदर बच्चा विद्यार्थियों काली कार देखता है। उस बाजार के अंदर बच्चा क्या देखता है? जो काली कार देखता है, जो काले रंग की फॉर्च्यूनर देखता है। ये बच्चा मां से डिमांड करता है, मां मुझे ये काली कार चाहिए, मुझे ये काले रंग की फॉर्च्यूनर चाहिए। उसको फॉर्च्यूनर का पता नहीं होता, कहता मां मुझे क्या चाहिए? ये काली कार चाहिए। मां कहती है, बेटा अपनी इतनी औकात नहीं है कि अपन काली कार खरीद सके। तो बेटे को आता है गुस्सा, और बेटा जब या पत्थर से उस काली कार के दे मारता है। बेटा जो है ये पत्थर से उस काली कार के क्या करता है? दे मारता है। तो वहां पर जो लोग खड़े रहते हैं वो लोग कहते हैं बच्चा बड़ा बांडा है। बच्चा बड़ा क्या है? बांडा है।
तो याद क्या रखना है कि विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस व्यक्ति ने की थी? खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था कोलिकर। और कोलिकर को याद किससे रखना है? कालिकार से। मां का मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब माँ बेटा घूमने जाते हैं, बेटा कालिकार देखता है और बेटा पत्थर से दे मारता है। माँ का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने। लोगों ने क्या कहा? बच्चा बड़ा बांडा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किस व्यक्ति ने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जिसने दिया था उसका नाम था शीबेंडा। क्या नाम था? शीबेंडा। शीबेंडा नाम के व्यक्ति ने कौन सा शब्द दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। खोज किसने की थी? कोलिकर ने। कोलिकर के अलावा अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम था एपमीविस। और एपमीविस ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों नीम्फिया पादप में इसकी उपस्थिति देखी। आपसे पूछे विद्यार्थियों, पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया किस व्यक्ति ने देखा? व्यक्ति का नाम क्या था? एपमीविस। और एपमीविस ने किस पादप में उपस्थिति देखी? तो नीम्फिया पादप। किस पादप में? नीम्फिया में। कुछ नाम लिख रहा हूं मैं। एक व्यक्ति का नाम जो कोलिकर, कोलिकर के बाद अल्टमान, अल्टमान के बाद फ्लेमिंग, और जो फ्लेमिंग के बाद में शीबेंडा। और ये अलग अलग जो व्यक्ति है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या नाम दिया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, कोलिकर ने इसको नाम दिया सार्कोसोम। जो अल्टमान है उन्होंने नाम दिया जो बायोप्लास्ट। और जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग ने इसको फाइला कहा। और जो शीबेंडा है, शीबेंडा ने ही सबसे पहले क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? इतिहास है। अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सूत्रकणिका भी कहते हैं, पहला टॉपिक आता है इतिहास। इतिहास में इसकी खोज किसने की, नाम किसने दिया, उन सब बातों के बारे में हम क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। उन सब बातों के बारे में हम क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। तो आपको ज्ञान यह रखना है। उसके बाद में सभी लोगों को यह ज्ञान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जो किस क्लास में उपस्थित होता है और किस क्लास में सभी को विद्यार्थियों ज्ञान यह रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया किन में उपस्थित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया किन में अनुपस्थित होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेकर चल रहा हूं उसका नाम है उपस्थिति या प्रेजेंस। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किन कोशिकाओं में पाया जाता है और किन कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। अब्सेंट होता है तो उसके स्थान पर क्या पाया जाता है। तो उपस्थिति की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? उपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित क्यों होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और मैंने आपको बताया था कि झिल्ली युक्त कोशिकांग या विद्यार्थियों मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए नहीं जाते हैं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है क्योंकि इसके चारों ओर कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली। अब अपन यहां पर बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका के दो प्रकार होते हैं। एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। ये हम प्रकार ले सकते हैं क्योंकि यूकैरियोट्स के उदाहरण होते हैं कवक, पादप और जंतु। और जो पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? उपस्थित होता है।
तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ज्ञान रखना है कि जो पादप कोशिका में भी प्रेजेंट रहता है और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इसके चारों ओर कैसी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली, और जिनके दोहरी झिल्ली होती है वो यूकेरियोटिक कोशिका में क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित क्यों रहता है, एब्सेंट क्यों रहता है? क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जिनके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। वे सारे कोशिकांग जिनके चारों ओर चाहे दोहरी झिल्ली हो चाहे एकल झिल्ली हो, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए नहीं जाते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या रहता है, एब्सेंट होता है। फिर बात करते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है या वायवीय श्वसन संचालित होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचालित होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया संचालित होती है? वायवीय श्वसन की क्रिया संचालित होती है। यह फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें पूछा हुआ है? फर्स्ट ग्रेड में, कि जो वायवीय श्वसन की क्रिया किसमें संचालित होती है? तो वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संचालित होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूं, तो गुरुजी प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो क्या जीवाणु या प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता ही नहीं है? होता है मित्रों, लेकिन जीवाणु या प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मिजोसोम पाया जाता है। लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन, कि जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसमें होता है? तो जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन मिजोसोम से होता है। और मिजोसोम किसके स्थान पर पाया जाता है? मिजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर पाया जाता है। आपको शब्द याद रखना है, मामी, मैं पहले भी बता चुका हूं। या मां का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका और जो कवक कोशिका में पाया जाता है। मी का मतलब है मिजोसोम। और इन दोनों के अंदर कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया होती है। मां का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, मी का मतलब मिजोसोम। और जो माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में, जबकि मिजोसोम किस में पाया जाता है? मिजोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। या मैं कह सकता हूं मिजोसोम जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। ये जब मैं आपको बैक्टीरिया सेल पढ़ा रहा था उस समय मैंने जिक्र किया था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो हमने किसकी बात की? खोज की, इतिहास की। जो कोलिकर ने क्या नाम दिया? सार्कोसोम। अल्टमान ने बायोप्लास्ट, फ्लेमिंग ने फाइला और सी बेंडा ने क्या शब्द दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। उपस्थिति की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या पाया जाता है? मिजोसोम। अब अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की। हम किसकी बात करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना की बात करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली। और माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है तो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। और कैसे दोहरी झिल्ली पाई जाती है, क्या इसकी झिल्लियों की विशेषता है? झिल्ली में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर जो इसकी जो बाह्य कला होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो बाह्य कला इसकी चिकनी और सपाट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाह्य कला है, जो बाह्य झिल्ली है, वो बाह्य झिल्ली कैसी होती है? चिकनी और सपाट। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतः झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली पर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं।
जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है, इस आंतरिक झिल्ली के ऊपर क्या पाए जाते हैं? अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं। वो तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला जो कैसी है? चिकनी और सपाट। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी कला है? अंतः कला या अंतः झिल्ली। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतः कला है, अंतः झिल्ली है, उसके ऊपर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं। इन अंगुलीनुमा उभार को कहते हैं क्रिस्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीट में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन। तो वापिस सुनिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला कैसी होती है? चिकनी और सपाट। इसकी अंत्य कला पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं। इन अंगुलीनुमा उभारों को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली और अंत्य झिल्ली के बीच में आपको खाली जगह नजर आ रही है, एक स्पेस नजर आ रहा है। और ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस स्पेस को कहा जाता है बेटा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब यहां पर आपको रटना कुछ नहीं है मेरे मित्रों, जब मेरे स्टूडेंट्स को रटना नहीं है। स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस का मतलब होता है खाली जगह, खाली स्थान, रिक्त स्थान। खाली स्थान किस में है? माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। खाली स्थान कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया की अंत्य झिल्ली। और खाली स्थान एक जगह नहीं है, संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया में चारों ओर है। और जो चारों ओर को कहा जाता है पेरी। पेरी का मतलब चारों ओर, पेरी साइकिल, ये चारों ओर का घुमा। तो ज्ञान क्या रखना है? माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला चिकनी और सपाट। इसकी अंत्य झिल्ली पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और इसकी बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य की जो जगह होती है, उसको कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब जो इसकी अंत्य झिल्ली है, इस अंत्य झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। जो इसकी आंतरिक कला है, जो इसकी अंतः झिल्ली है, इस अंतः झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, इन कणों को कहा जाता है ऑक्सीसोम। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम या F1 F0 पार्टिकल, F1 F0 कण। कि गुरुजी हमने तो केवल F1 कण सुना था, वो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि गुरुजी इन कणों को F1 पार्टिकल कहते हैं। नहीं, ये जो संपूर्ण संरचना होती है, जो क्रिस्टी के ऊपर पाई जाती है, जो छोटे छोटे बिंदु नुमा संरचना होती है, इनको कहा जाता है ऑक्सीसोम, F1 F0 पार्टिकल। अब ये जो इतना छोटा सा भाग जो आपको क्रिस्टी पर दिखाई दे रहा है, इसको जब जूम करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि इसकी संरचना हो जाती है टेनिस के रैकेट नुमा नजर आती है। इसकी संरचना टेनिस के रैकेट नुमा नजर आती है। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर नजर आती है। और इसके ऊपर जो ऊपर वाला भाग है, इसको कहते हैं शीर्ष। जो बीच वाला भाग, इसको कहते हैं वृंत। और जो नीचे वाला भाग, इसको कहते हैं आधार। ऊपर वाला भाग कहलाता है शीर्ष, बीच का भाग कहलाता है वृंत, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? आधार। और जो इसका शीर्ष है, ये किसकी तरह कार्य करता है? F1 पार्टिकल की तरह कार्य करता है। इसका शीर्ष F1 पार्टिकल की तरह कार्य करता है। और जो इसका आधार है, वो आधार F0 पार्टिकल की तरह कार्य करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतः झिल्ली है, अंतः झिल्ली पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। देखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं? माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली। और ये क्वेश्चन रीट में 2 बार आया हुआ है। अंत्य झिल्ली पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और जो क्रिस्टी है, इसके ऊपर छोटे छोटे बिंदुवत संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। और ऑक्सीसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इसकी संरचना टेनिस के रैकेट नुमा नजर आती है, जिनको हम कहते हैं F1 F0 पार्टिकल। और ऑक्सीसोम का जो हेड है, जो शीर्ष है, वो क्या कहलाता है? F1 का। ये गहराई से पढ़ना है अपने को। अंत्य झिल्ली, अंत्य झिल्ली पर अंगुलीनुमा उभार क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी।
क्रिस्टी पर कौन पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम। और ऑक्सीसोम पर कौन सा कण होता है? F1 कण। और जो F1 कण है, इस F1 कण के ऊपर एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का नाम होता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ऑक्सीसोम के शीर्ष पर F1 कण पर एक एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम क्या होता है? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। और इस एंजाइम की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा को एटीपी के रूप में क्या करता है? संचित करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने सुना होगा एडीपी। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसके साथ क्रिया करता है फॉस्फेट। किस एंजाइम की उपस्थिति में? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति। और यह एंजाइम किस कण पर पाया जाता है? F1 कण पर। और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किसका संचय किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा का एटीपी के रूप में संचय किया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कोशिका का क्या कहा जाता है? बिजली घर। तो सेल का पावर हाउस या सेल का शक्ति ग्रह या सेल का बिजली घर किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में क्या करता है? संचित करता है, स्टोरेज करता है। अब जो F1 कण है बेटा, कौन सा कण है? F1 कण। F1 कण पर एंजाइम का नाम क्या है? एटीपी सिंथेटेज। F1 कण पर संचालित होता है ETS, वायवीय श्वसन का घटक, एक भाग है, एक मैकेनिज्म का चरण है। नाम क्या है? ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहां संचालित होता है? तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संचालित होता है F1 कण पर। F1 कण पर कौन संचालित होता है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अब इस चित्र पे आइएगा तो आपने वापस रिकॉल करता हूं, जो इसकी अंत्य झिल्ली है, इस अंत्य झिल्ली के अंदर का सारा भाग कहलाता है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर का सारा जो भाग होता है, ये सारा भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संचालित होता है, जो वायवीय श्वसन का एक चरण है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सा साइकिल संचालित होता है? क्रेब्स साइकिल या क्रेब चक्र। कहां संचालित होता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संचालित होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में विद्यार्थियों डीएनए पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसमें कितने राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए मौजूद है, इस डीएनए को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, इसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन का गुण पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण का गुण पाया जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंगक या सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहा जाता है। ये ज्ञान रखना। तो कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले क्रिस्टी क्या है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली पर उपस्थित अंगुलीनुमा उभार, अंतः झिल्ली पर उपस्थित अंगुलीनुमा उभार, अंत्य झिल्ली पर उपस्थित अंगुलीनुमा जो उभार है, इन अंगुलीनुमा उभारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं।
अब जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी के ऊपर पाया जाता है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम का भाग होता है F1 कण। F1 कण पर क्या संचालित होता है? F1 कण पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संचालित होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहां संचालित होता है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां संचालित होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र F1 कण पर संचालित होता है। इसके अलावा F1 कण पर पाया जाता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एटीपी सिंथेटेज। और माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली जो है उसके अंदर का समस्त भाग कहलाता है क्रेब्स चक्र, नहीं सॉरी मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया की अंत्य झिल्ली के अंदर का समस्त भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तीन चीजें हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संचालित होता है, जो वायवीय श्वसन की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, उसका एक चरण है, स्टेप है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सा चक्र संचालित होता है? क्रेब्स चक्र। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसके मैट्रिक्स में कौन पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन का गुण पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। और 70S राइबोसोम जो है इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और 70S राइबोसोम होने के कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और 70S राइबोसोम। और ये दो होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग, या माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंगक कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त अंगक या सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बातें थी। क्रिस्टी क्या होती है? अंत्य झिल्ली पर उपस्थित अंगुलीनुमा उभार। F1 कण पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संचालित होता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है। मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संचालित होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, 70S राइबोसोम होता है जो प्रोटीन संश्लेषण करता है, और इसको सेमी ऑटोनोमस या अर्ध स्वायत्त अंगक कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए और 70S राइबोसोम क्या होता है? मौजूद होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आज तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सब के बारे में यहां चर्चा करता हूं, समरी की बात करता हूं। जो माइटोकॉन्ड्रिया में पहले ही जो क्वेश्चन आता है वो तो यह आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया संचालित होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन की क्रिया संचालित होती है। बेटा कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। आपसे पूछे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में या जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर कौन पाया जाता है? मिजोसोम। और मिजोसोम में कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की। और इसका निर्माण विद्यार्थियों कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से होता है। उस समय मैंने समझाया था, दोबारा बता रहा हूं। जो जीवाणु कोशिका है उसकी कोशिका झिल्ली अंदर की ओर वलित होकर के किसका निर्माण करती है? मिजोसोम। इसलिए 11th NCERT की बुक में देख लिखा हुआ है कि जो आर्थियों प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन एंजाइम जो है वो कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं, श्वसन एंजाइम जो होते हैं, वो कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि कोशिका झिल्ली के अंतःवलन से ही मिजोसोम का निर्माण होता है, और मिजोसोम में श्वसन की क्रिया होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बैक्टीरिया सेल्स में। वायवीय श्वसन के बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्रिस्टी का। रीट में पूछा गया था क्रिस्टी किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली पर जो अंगुलीनुमा उभार होते हैं, इन अंगुलीनुमा उभार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। इसकी समरी बता रहा हूं, पक्का क्वेश्चन आएगा। अंत्य झिल्ली पर जो अंगुलीनुमा उभार है इनको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है F1 कण का।
और माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण की क्या विशेषता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संचालित होता है। ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ संचालित होता है, F1 कण पर संचालित होता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन संचालित होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संचालित होता है। कौन सा चक्र, क्रेब्स चक्र। यह भी श्वसन की क्रियाविधि का चरण है। क्रेब्स चक्र कहाँ संचालित होता है, मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ संचालित होता है, F1 कण पर। और फिर आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं विद्यार्थियों, DNA प्लस 70S राइबोसोम। और DNA प्लस 70S राइबोसोम होने के कारण ही इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंगक कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंगक या सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहा जाता है। तो ये जो बातें थी वो किससे रिलेटेड थी, वो थी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसमें DNA प्लस 70S राइबोसोम होता है, जिनको क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त अंगक। और अर्ध स्वायत्त अंगक जो है, इसके दो उदाहरण हैं। एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, एक का नाम है हरित लवक। क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हरित लवक, ये दो अर्ध स्वायत्त अंगक है। इसके बाद में नया जो टॉपिक शुरू कर रहा हूं उसका नाम है लवक या प्लास्टिड। क्या नाम है, लवक या प्लास्टिड कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लवक की खोज किसने की। तो लवक की खोज जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था हैकल। जिस व्यक्ति ने लवक की खोज की थी उस महोदय का नाम क्या था, हैकल। और इस लवक के 3 प्रकार होते हैं। ध्यान रखना, लवक के कितने प्रकार होते हैं, 3। जो पहला प्रकार है उसका नाम है अवर्णी लवक। और अवर्णी लवक को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट इंग्लिश में। जो अवर्णी लवक है, इस अवर्णी लवक को क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। इसका नाम अवर्णी लवक क्यों पड़ा, यह नाम से ही पता चल रहा है। अवर्णी, अवर्णी मतलब ऐसा लवक जिसमें वर्णक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट पाया नहीं जाता है, वर्णक पाया नहीं जाता है। और वर्णक का काम क्या होता है, रंग का निर्धारण करना। जैसे क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है, जब ये बीटा कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो वर्णक जो होता है वो रंग का निर्धारण करता है, लेकिन अवर्णी लवक में वर्णक अनुपस्थित होता है, इसलिए इसको रंगहीन लवक भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रंगहीन लवक भी कहा जाता है। इसकी अगली विशेषता है कि यह है पादप के भूमिगत भागों में पाया जाता है। जो अवर्णी लवक है वो पादप के भूमिगत भागों में पाया जाता है। और ज्ञान रखना विद्यार्थियों, पादप के भूमिगत भाग कौन होते हैं, तो पादप के भूमिगत भाग होते हैं जड़ और भूमिगत तना। तो अवर्णी लवक कहां पाया जाता है, अवर्णी लवक जड़ों में पाया जाता है और भूमिगत तने में पाया जाता है। और जो विद्यार्थी जड़ और भूमिगत तना में यह लवक उपस्थित होता है, तो इस लवक का काम क्या है, इस लवक का काम है भोज्य पदार्थों का संचय करना। जो फूड का स्टोरेज किस लवक के द्वारा किया जाता है, भोज्य पदार्थों का संचय किसके द्वारा किया जाता है, अवर्णी लवक के द्वारा। ये पादप के किन भागों में होता है, भूमिगत भागों में। वर्णक अब्सेंट होता है तब क्या कहते हैं, रंगहीन लवक कहते हैं। इसके द्वारा स्टार्च, वसा और प्रोटीन का संचय किया जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है एमाइलोप्लास्ट,
और जो एमाइलोप्लास्ट होता है इसका प्रकार, जहां पर भी एमाइलेज नाम शब्द दिख जाए या एमाइलो शब्द दिख जाए वो बात किसकी करता है, स्टार्च की करता है। और एमाइलोप्लास्ट जो है, एमाइलोप्लास्ट के द्वारा स्टार्च का संचय किया जाता है। किसका संचय किया जाता है, स्टार्च का। शब्द आता है विद्यार्थियों प्रोटीनोप्लास्ट, और जो प्रोटीनोप्लास्ट है इस प्रोटीनोप्लास्ट के द्वारा प्रोटीन का संचय किया जाता है। और एक शब्द आता है विद्यार्थियों इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट के द्वारा वसा का संचय किया जाता है। किसका संचय, वसा का। तो वापिस बात कर रहा हूं, अवर्णी लवक का नाम अवर्णी क्यों पड़ा, क्योंकि वर्णक अब्सेंट होता है। वर्णक का काम होता है रंग का निर्धारण करना, इसमें वर्णक नहीं पाया जाता है इसलिए इसको रंगहीन लवक कहते हैं। ये पादप के भूमिगत भागों जैसे जड़ और भूमिगत तना के अंदर पाया जाता है और इसका काम होता है भोज्य पदार्थों का क्या करना, संचय करना। जो नंबर 2 पर बात करते हैं, जो वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, नाम क्या, वर्णी लवक या वर्णी लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। और जो वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट है इसकी क्या खासियत है, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसा लवक जिसमें कौन उपस्थित होते हैं, वर्णक या पिगमेंट उपस्थित होते हैं। ऐसा लवक जिसमें वर्णक या पिगमेंट उपस्थित होते हैं उसको वर्णी लवक कहते हैं। और वर्णी लवक का काम क्या होता है, वर्णक का काम क्या होता है, रंग का निर्धारण करना। तो ये रंग का निर्धारण करते हैं इसलिए इनको रंगीन लवक भी कहा जाता है या जो कलरफुल प्लास्टिड भी कहा जाता है। ये हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, तब नाम क्या पड़ा, वर्णी लवक। इनको रंगीन लवक भी कहते हैं क्योंकि वर्णक मौजूद होते हैं। जो वर्णी लवक जो होते हैं ये पुष्प के दलों या पेटल्स और विद्यार्थियों फलों में पाए जाते हैं। आप किसी बगीचे में घूमने जाएंगे तो आपको वहां पर ये तरह तरह के फूल नजर आएंगे। जो फूल की पंखुड़ियां हैं, जो दल हैं, जो पेटल्स हैं, उनका रंग आपको अलग अलग नजर आएगा। वो कलरफुल होंगे, सुगंधित होंगे। सुगंधित क्यों होते हैं, क्योंकि वो मकरंद का श्रावण करते हैं। इसीलिए पुष्पों के जो दल होते हैं ये विद्यार्थियों, इनका बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिनेशन में या परागण में। ये परागण की क्रिया में एजेंट की भांति कार्य करते हैं। ये जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, कीटों को कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने बात कही थी, ये कीटों को कहते हैं तुम मुझे क्या दो, ये पराग कण दो मैं तुम्हें मकरंद दूंगा। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, मैं इस किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। आपने देखा होगा किसी शादी की वीडियोग्राफी देखते हो तो ऐसे फूल खिलता है और उधर से तितली उड़ती हुई उस फूल के ऊपर आकर बैठ जाती है। वो तितली फूल की तरफ क्यों आई, क्योंकि पुष्प के दलों के द्वारा मकरंद का, पराग का श्रावण किया जाता है, जो एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कीटों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। पुष्प के दल रंगीन, आकर्षक, चटकीले, कलरफुल होते हैं क्योंकि वर्णी लवक पाए जाते हैं। तो जो वर्णी लवक के द्वारा सभी रंगों का निर्धारण होता है, हरे रंग को छोड़कर। इस रंग को छोड़कर हरे रंग को। जैसे लाइकोपिन, विद्यार्थियों लाइकोपिन वर्णक के कारण जो आपको ज्ञान रखना है, टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल। विद्यार्थियों बीटाडिन, बीटाडिन वर्णक के कारण चुकंदर का रंग कैसा होता है, लाल। विद्यार्थियों बीटा कैरोटीन या बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण गाजर का रंग कैसा होता है, लाल। बेटा गाजर का रंग कैसा होता है, लाल। और इसके अलावा मैं और बात करूं तो जेंथोफिल, जेंथोफिल के कारण पुष्प का रंग या फलों का रंग कैसा होता है, पीला। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण रंग होता है बैंगनी। तो अलग अलग प्रकार के वर्णक इनमें पाए जाते हैं जो रंगों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। और जो लास्ट इसका प्रकार बचता है तीसरा, जिसका नाम है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। और हरित लवक शब्द जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम था शिम्पर। क्या नाम था, शिम्पर। ये युगलीना और विद्यार्थियों पादप कोशिकाओं में पाया जाता है।
हरित लवक जंतु कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, युग्लिना में प्रेजेंट और ये पादप कोशिका में प्रेजेंट। इसके अलावा एनिमल सेल के अंदर हरित लवक क्या होता है, एब्सेंट होता है। हरित लवक का नाम हरित लवक, ऐसा लवक जिसका रंग हरा हो और हरे रंग के लिए उत्तरदायी जो वर्णक होता है वो होता है क्लोरोफिल वर्णक। इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। इस हरित लवक में दो भाग होते हैं, एक भाग होता है ग्रेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान रखना है ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है। जो ग्रेना है उस ग्रेना में कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया। और जो दूसरा भाग है उस दूसरे भाग का नाम है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। तो ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया और स्ट्रोमा में क्या होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। हरित लवक किसमें पाया जाता है, युग्लिना और पादप कोशिका में। युग्लिना पादप कोशिका या पादप जगत और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी है। अब हरित लवक की संरचना की बात करते हैं। इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसके भी ये यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में भी विद्यार्थियों पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है, जबकि जंतु कोशिका में एब्सेंट होता है। ये कौन सी झिल्ली हो गई, बाह्य झिल्ली। ये कौन सी झिल्ली हो गई, अंतः झिल्ली। और इसकी जो बाह्य झिल्ली और अंत्य झिल्ली के बीच की जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, उस स्पेस को कहते हैं विद्यार्थियों पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इसकी बाह्य कला और अंत्य कला के बीच की जो जगह होती है उसको कहा जाता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। स्पेस का मतलब रिक्त स्थान, प्लास्टिडियल मतलब लवक, पेरी का मतलब चारों ओर। अब जो इसकी अंत्य झिल्ली के अंदर का सारा भाग होता है वो सारा भाग कहलाता है स्ट्रोमा। इसकी अंत्य झिल्ली के अंदर दो भाग होते हैं, ग्रेना और एक कौन सा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जगह जगह पर या सिक्के के ढेर की भांति, सिक्के के ढेर की भांति इस प्रकार से ये संरचनाएं पाई जाती है जिनको कहते हैं ग्रेना। क्या कहा जाता है, ग्रेना। और ये जो आपको संपूर्ण संरचना नजर आ रही है, इस संपूर्ण संरचना को कहते हैं ग्रेना, ये पूरी। और ग्रेना की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, इस इकाई को कहते हैं थाइलेकोइड। ये संपूर्ण संरचना कहलाती है ग्रेना, और ग्रेना की इकाई कौन कहलाती है, थाइलेकोइड। जैसे ये पूरे इस प्रकार से ये पूरी जो संरचना है बेटा ध्यान रखना, इस जो पूरी संरचना को हम कहते हैं ग्रेना। लेकिन इसमें से जो एक सिक्के को निकाल दिया जाए या ग्रेना की जो इकाई होती है उस इकाई का नाम क्या होता है, थाइलेकोइड। अब ये जो विद्यार्थी थाइलेकोइड होते हैं या ग्रेना होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे बिंदु पाए जाते हैं। इनके ऊपर जो बिंदु नुमा संरचनाएं पाई जाती है, और ये जो विद्यार्थियों बिंदु नुमा संरचना पाई जाती है इनको कहते हैं क्वांटासोम। क्या कहा जाता है, क्वांटासोम। तो ध्यान रखना, जो हरित लवक कौन है बेटा, हरित लवक। हरित लवक के अंदर एक भाग होता है, उस भाग का नाम क्या होता है, ग्रेना। और जो सिक्कों का ढेर ग्रेना है उसमें से एक सिक्का जो है उसको कहते हैं थाइलेकोइड। और जो थाइलेकोइड है, इस थाइलेकोइड के ऊपर पाए जाते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम था पार्क और विगिन्स। का नाम क्या था, पार्क और विगिन्स ने कौन सा शब्द दिया था, क्वांटासोम। और जो क्वांटासोम है, क्वांटासोम के ऊपर पाया जाता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु होती है, तो Mg+2 या मैग्नीशियम आयन।
ये से याद रखना होता है बेटा। जो हरित लवक के अंदर कौन होता है? ग्रेना। इस ग्रेना में कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया। पूछ लो, ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया क्यों होती है? क्योंकि ग्रेना के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक। और क्लोरोफिल वर्णक सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण। इसके द्वारा सनलाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है और सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण होने के कारण ही इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्लोरोफिल। इसी हरित लवक के अंदर दूसरा भाग होता है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में दो ही चीजें, वही एक स्ट्रोमा में कौन होता है? डीएनए। एक स्ट्रोमा में होता है 70S राइबोसोम। इसके स्ट्रोमा में डीएनए और क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम। और स्ट्रोमा में डीएनए और 70S राइबोसोम होने के कारण इसको भी, हरित लवक को भी सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहा जाता है। जो हरित लवक है उसको क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग। ठीक है बात? तो ये बातें थी। अब जो इसके ग्रेना होते हैं वो ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं, आपस में से स्ट्रोमा लेमिली के द्वारा। इस प्रकार से नलिकाकार संरचनाओं से जुड़े होते हैं जिनको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली। और इसके स्ट्रोमा में मैंने आपको बताया था कौन पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए के अलावा कौन मौजूद होता है? 70S राइबोसोम। इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको कहते हैं स्टार्च कण, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है हरित लवक में। इनको स्टार्च पार्टिकल कहा जाता है। अब स्ट्रोमा कहता है, क्योंकि स्ट्रोमा में प्रकाशिक, ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। स्ट्रोमा कहता है कि भाई इस ग्रेना को कि भाई तुम्हारे को तो एनर्जी सूर्य के प्रकाश से मिल गई, क्योंकि जो 390 से 760 nm, जिसको कहा जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश, जिसमें 7 रंग पाए जाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और जो क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का, दृश्य प्रकाश का, या इसको PAR कहते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस की रेंज क्या होती है? 390 से 760। जो सूर्य के प्रकाश होती है उसकी अलग अलग रेंज पाई जाती है। क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा, पत्तियों के द्वारा केवल उसी प्रकाश का अवशोषण किया जाता है जिसकी रेंज होती है 390 से 760। इसको दृश्य प्रकाश कहते हैं। स्ट्रोमा कहता है तुम्हें तो एनर्जी ग्रेना सूर्य के प्रकाश से मिल गई, सनलाइट से मिल गई, लेकिन मुझे तो एनर्जी नहीं मिले ना। तो ज्ञान रखना है, प्रकाशिक अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद बनता है ATP प्लस NADPH2। ध्यान रखना, प्रकाशिक अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद कौन बनता है? ATP प्लस NADPH2, जिसको स्वांगीकरण शक्ति कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण शक्ति या एसिमुलेशन पावर कहा जाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया का आपसे पूछे अंतिम उत्पाद कौन बनता है? ATP प्लस NADPH2। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण शक्ति। और इस स्वांगीकरण शक्ति का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? स्ट्रोमा की अप्रकाशिक अभिक्रिया में। तो स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया की ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? ATP प्लस NADPH2। आपसे पूछो जो प्रकाशिक अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद, तो प्रकाशिक अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद बनता है ATP प्लस NADPH2। और ATP प्लस NADPH2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण शक्ति, एसिमुलेशन पावर। जो यहां पर ATP है, इस ATP को कहते हैं सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा या तो यूनिवर्सल एनर्जी कॉइन।
और जो NADPH2 है, इस NADPH2 को कहते हैं अपचायक शक्ति। क्या कहा जाता है? अपचायक शक्ति। और इन दोनों का सम्मिलित रूप से उपयोग किसमें होता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया में। अब हरित लवक में किस किस टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछे हैं उसकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहला ही क्वेश्चन हरित लवक में है कि ये किस में उपस्थित होता है, तो पादप कोशिका में तो उपस्थित होता है, और जंतु कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित। फिर प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड में कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के जिस भाग में होती है उसका नाम क्या है? ग्रेना। और ग्रेना में क्यों होती है? क्योंकि ग्रेना में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करता है। फिर आपसे पूछो जी अप्रकाशिक अभिक्रिया कौन सी होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? सॉरी, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है स्ट्रोमा में। कहाँ संपन्न होती है? स्ट्रोमा में। आपसे पूछे हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो हरित लवक में वर्णक होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो Mg+2 या मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। इस क्लोरोफिल का एक प्रकार होता है क्लोरोफिल ए, जिसका फॉर्मूला होता है C55 H72 O5 N4 Mg। एक होता है क्लोरोफिल बी, जिसका फॉर्मूला होता है C55 H70 O6 N4 Mg। तो ध्यान रखना है क्लोरोफिल में कौन सी आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। और हरित लवक को क्या कहा जाता है? जो सेमी ऑटोनोमस कोशिका या अर्ध स्वायत्त अंगक। और सेमी ऑटोनोमस कोशिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके स्ट्रोमा में कौन पाया जाता है? DNA और 70S राइबोसोम। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक पर्ण में पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है। और जो पर्ण में हरित लवक की संख्या कहाँ अधिक होती है? तो जो पर्ण मध्योतक कोशिका या मिजोफिल सेल्स, जो मिजोफिल सेल्स होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। आपसे पूछे विद्यार्थियों जड़ में कौन सा लवक होता है? तो जड़ में होता है अवर्णी लवक। जब भूमिगत तना में कौन सा लवक होता है? तो भूमिगत तना में भी होता है अवर्णी लवक। आपसे पूछे जब फलों और जब पुष्प के दलों में कौन सा लवक होता है? तो होता है वर्णी लवक। और जब पर्ण में कौन सा होता है? तो पर्ण में होता है हरित लवक। ये भी चीज आपको क्या रखनी है? ज्ञान रखना। तो इस टाइप से यहां से क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ कोशिका चैप्टर जो है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है।